इंटेलेक्ट आइस में पुनः आपका स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन किसी कारणवश वो पूरा नहीं हो पाया था, तो वहीं से मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ उस टॉपिक को। ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था कि कुछ क्या कहते हैं डेट्स, अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ डेट्स पढ़े थे, और उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, इसके बारे में चर्चा की थी। अब देखिए, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ये विषुवत रेखा है। ठीक है। विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर, ठीक है, नॉर्थ, और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या कहा जाता है? विषुवत रेखीय प्रदेश कहा जाता है। विषुवत रेखीय प्रदेश। ठीक है। उसी तरह 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। ये यानी कि 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांश के बीच, दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो 23.5 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जैसे आपको बस एग्जांपल के साथ में बता रहा हूं, देखिए, ये भारत है, ठीक है ना, ये भारत है, और आपको ये विषुवत रेखा है, सॉरी, कर्क रेखा, कर्क रेखा। तो जो नीचे का क्षेत्र है वो किस में आ गया? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ गया। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन 23.5 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री, चूंकि हमारा पूरा यहां तक है, ये जो क्षेत्र है ये किस में आ गया? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। तो देखिए, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध दोनों कटिबंधों की विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है। उसी तरह 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपको आर्कटिक वृत्त कहा जाता था इसे, और इसे अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है। अब देखिए, 66.5 डिग्री से लेकर 80 डिग्री दोनों गोलार्धों में, ठीक है, दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपध्रुवीय, उपध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। तो सबसे पहला विषुवत रेखीय प्रदेश हो गया, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया, दोनों गोलार्धों में। किसके बीच होगा? 23.5 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के बीच, क्योंकि हम इन सबों का, जब हम लोग संसाधनों का वितरण पढ़ेंगे तो हम बार बार उपयोग करेंगे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय प्रदेश क्षेत्र, या फिर उपध्रुवीय प्रदेश।
तो उपध्रुवीय प्रदेश किसको कहेंगे? 66.5 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री के बीच का क्षेत्र, ठीक है, किसमें? दोनों गोलार्धों में, उसे हम लोग क्या कहेंगे? आपको उपध्रुवीय प्रदेश कहेंगे। उसी तरह 80 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच दोनों गोलार्धों में जो प्रदेश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं, ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। तो ये सब चीजें आपको क्या करना है? दिमाग में रखना है, क्योंकि हम बार बार इन सबों का इस्तेमाल करेंगे। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपध्रुवीय प्रदेश, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग वायुमंडल के बारे में विशेष चर्चा करेंगे तो बार बार इन शब्दों का हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये किसके बारे में रहा? अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब हम लोग आते हैं देशांतर रेखाएं। अब याद रखिएगा ये भी कि दो अक्षांश रेखाओं के, दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। दो अक्षांश, जैसे 1 डिग्री, 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच कितना होगा? 111 डिग्री, 111 किलोमीटर, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच 111 किलोमीटर का क्या होगा? डिस्टेंस होगा। एक और पॉइंट से बता देता हूं, सह अक्षांश, सह अक्षांश, ठीक है। किसी अक्षांश का 90 डिग्री से जो अंतर होता है उसे उस अक्षांश का सह अक्षांश कहा जाता है। जैसे मान लिया 30 डिग्री का सह अक्षांश क्या होगा? तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 30 डिग्री का सह अक्षांश जो है वो 60 डिग्री होगा। अर्थात किसी अक्षांश का 90 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री से अंतर, उसका सह अक्षांश कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में? एक चीज अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ लिया, अब देशांतर रेखाओं, देशांतर रेखाएं, ठीक है। देखिए देशांतर रेखा जो रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो स्थान विशेष के साथ साथ इनका उपयोग समय के निर्धारण के लिए किया जाता है, ठीक है। जहां अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 थी, वहां क्योंकि 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, 1 2 3 4 5 90 डिग्री पूरा हो गया, और 90 डिग्री नीचे 180 और 1 डिग्री आपको 0 डिग्री किसका? विषुवत रेखा का। तो टोटल कितने थे? 181। उसी तरह देशांतर रेखाओं की जो कुल संख्या है 360 है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देशांतर रेखा कहते किसे हैं? ये पृथ्वी है, ये उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, ठीक है। देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा से, प्रधान मध्याह्न यानी कि 0 डिग्री, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व तथा पश्चिम की ओर की कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखाएं कही जाती हैं, ठीक है। यानी कि ये 0 डिग्री है, इससे पूरब और पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं, 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, उसे हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर नहीं होती, सिर्फ एक जगह। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, देशांतर रेखाएं
विषुवत रेखा के पास ही एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है, अन्यथा और किसी भी जगह यह समानांतर नहीं होती। ठीक है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। सर्वाधिक दूरी जो होती है दो विषुवत रेखाओं के बीच वो विषुवत रेखा पर होती है, और सामान्यतः दो विषुवत रेखाओं के बीच 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, अब देखिए जो देशांतर रेखाएं होती हैं अर्धवृत्ताकार होती हैं, अर्धवृत्ताकार। याद रखिए जब हम लोगों ने अक्षांश रेखा पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि विषुवत रेखा ही एकमात्र ऐसी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, प्रत्येक। तो हम किसी भी रेखा को, किसी भी देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा मान सकते थे, किसी भी रेखा, क्योंकि प्रत्येक रेखा क्या करती है, विषुवत रेखा को, प्रत्येक रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो हम किसी भी रेखा को लेकर के वहां से हम लोग क्या कर सकते थे, नंबरिंग कर सकते थे प्रत्येक देशांतर रेखा की। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, 0 डिग्री को ही हम लोगों ने ग्रीनविच मीन जो प्रधान रेखा है, ग्रीनविच रेखा माना इसको। अब प्रश्न उठता है कि 0 डिग्री देशांतर को ही क्यों माना गया, क्यों लिया गया। ठीक है, तो देखिए 0 डिग्री देशांतर को प्रधान रेखा क्यों माना गया, इसके पीछे 3 कारण हैं। अब क्या क्या कारण है तो देख लीजिए। 1884 में अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन हुआ, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। कहां होता है, वाशिंगटन डीसी में होता है, अमेरिका में। और इसी सम्मेलन में 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन चुना गया, प्रधान मध्याह्न रेखा चुना गया, प्रधान मध्याह्न देशांतर रेखा चुना गया या प्रधान मध्याह्न रेखा चुना गया। कब, 1884 में। ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए सम्मेलन के समय पूरे विश्व का स्वामी कौन था, ब्रिटेन। तो सम्मेलन में किसका प्रभुत्व था, ब्रिटेन का। तो पहला कारण था ब्रिटेन का प्रभुत्व। दूसरा, ये जो 0 डिग्री है रेखा, ये ब्रिटेन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ओके, रॉयल ऑब्जर्वेटरी, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कहां है, लंदन के ग्रीनविच में स्थित है। ये जो ग्रीनविच है ये कहां स्थित है, 0 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री था, वो लंदन के ग्रीनविच शहर के से होकर गुजरती है। और इसी जगह क्या था, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी था, है। तो दूसरा कारण यह था। और तीसरा, 0 डिग्री को चुनने पर
ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण आसानी से किया जा सकता था। अर्थात 0 डिग्री को चुनने के साथ ही हम क्या कर सकते थे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को चुनने में आसानी हो गई। तो ये 3 कारण थे जिसके कारण 0 डिग्री को क्या किया गया, प्राइम मेरिडियन घोषित किया गया, ग्रीनविच रेखा घोषित किया गया। कब? 1884 में। क्या 3 कारण? पहला, ब्रिटेन का प्रभुत्व। दूसरा, 0 डिग्री देशांतर ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, और इसी स्थान पर उस समय की सबसे बड़ी संस्था कौन सी? रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। और तीसरा, 0 डिग्री को चुनने के साथ क्या हुआ कि हमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निर्धारण में आसानी हो गई। ठीक है ना? तो याद रखिए, इसी कारण क्या किया गया, 0 डिग्री चुना गया। अब ये 0 डिग्री क्या करता है, 2 गोलार्धों में पृथ्वी को बांटता है। जिस तरह विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांटती थी, उसी तरह ये जो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा है, ये पृथ्वी को पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। ठीक है? अच्छा, अब देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा दोनों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्थान विशेष को ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा अक्षांश रेखाओं का संबंध किससे है, तापमान से, और देशांतर रेखाओं का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, समय की गणना करने के लिए भी करते हैं। ठीक है? अब देखिए, कुल अक्षांश कितने हैं, 181। कुल देशांतर कितने हैं, तो 360। 360 क्यों है, क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर दोनों क्या है, एक है। क्योंकि पृथ्वी का क्या है, इस तरह का शेप है, तो 180 डिग्री देशांतर और पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ये दोनों क्या है, एक रेखा है। अतः इनकी कुल संख्या कितनी है, 360 है। ठीक है? और याद रखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, घूमते रहती है। पश्चिम से पूरब, यानी कि पूरब पहले आएगा, पश्चिम बाद में आएगा। ठीक है? तो और कुल कितने हैं, 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री में आपको चूंकि मालूम है कि 24 घंटे में पृथ्वी क्या कर लेती है, अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा लेती है। यानी कि 0 डिग्री से लेकर के पूरा 0 डिग्री हम कर ले, कोई भी देशांतर ले ले, तो 24 घंटों में वो क्या कर लेगी, जहां से चली थी वहां पहुंच जाएगी। अर्थात 1 घंटे में कुल 15 डिग्री देशांतर रेखा क्या होती है, पृथ्वी घूमती है। 15 डिग्री के बराबर, 15 डिग्री देशांतर रेखा के बराबर घूमती है। अर्थात 1 घंटे में कितना डिग्री घूमी, 15 डिग्री। तो 1 मिनट में, तो 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगा, 4 मिनट। क्योंकि 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है? 1 घंटा मतलब कितना हो गया, 60 मिनट। ठीक है? 60 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना मिनट का समय लगता है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है? अब देखिए, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से राइट हैंड साइड को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर कहेंगे। इधर पूर्वी देशांतर हो गया,
इधर कौन सा हो गया? पश्चिमी देशांतर। ठीक है, यहां जो समय बजेगा ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच या फिर हम कहें कि प्रधान मध्याह्न रेखा पर, ठीक है, प्राइम मेरिडियन पर जो समय बजेगा वो पूरे विश्व के लिए लिया जाएगा। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो सबसे पहला कौन सा स्थान आएगा? पूरब का स्थान आएगा। तो जैसे जैसे हम पूरब की तरफ जाएंगे तो यहां का समय जो होगा वो प्रधान मध्याह्न रेखा के समय से ज्यादा होगा। हर एक अक्षांश पर कितने डिग्री का ज्यादा होगा? 4 मिनट ज्यादा होगा हर एक अक्षांश पे। जैसे मान लिया कि 5 बज रहा है, कहां? 5 बज रहा है सवेरे का, 5 बज रहा है आपको 0 डिग्री पर, प्रधान मध्याह्न पर। तो अगर हम 1 डिग्री पर कोई स्थान है तो वहां कितना बज रहा होगा? 5:04। 2 अक्षांश पे कितना होगा? 5:08। हमेशा क्या होगा? बढ़ता रहेगा। उसी तरह पश्चिमी देशांतर की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? 4 मिनट घटता, क्योंकि 1 डिग्री को घूमने में, 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में पृथ्वी को, 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में, 1 डिग्री घूमने में, पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी, तो 1 डिग्री के घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? यहां का टाइम कम होता चला जाएगा, हर एक देशांतर पर 5 डिग्री। ठीक है, और अब देखिए 180 देशांतर पर कितना हो जाएगा? एक देशांतर पर 4 डिग्री, तो 180 देशांतर पर 720 मिनट, मतलब 12 घंटे। 180 देशांतर पूरब, 12 घंटे आगे, 180 देशांतर पीछे, 12 घंटा पीछे। 180 देशांतर ये कौन सा है? पश्चिमी देशांतर। ठीक है, तो अब ये जो है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? 4 डिग्री। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या कर देते हैं? पृथ्वी पर समय की गणना करते हैं। ठीक है, किसी भी स्थान देशांतर को हम लोग, किसी भी जगह का हम लोग क्या कर सकते हैं? समय गणना कर सकते हैं। अगर हमें किसी एक स्थान का देशांतर और वहां का समय मालूम हो तो हम दुनिया के किसी भी जगह का समय हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया कि ये दिल्ली है, दिल्ली 80 डिग्री पर मान लिया है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, और यहां हम आते हैं और कायरो, ठीक है, मिस्र इजिप्ट की राजधानी है, और सपोज कीजिए कि वो है आपको 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। अब आपको दिल्ली का समय दिया हुआ है कि दिल्ली में 10 बज रहा है दिन का, तो कैरो का समय ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे? दोनों देशांतर का अंतर निकालेंगे, दोनों स्थानों के देशांतर का अंतर, दोनों स्थानों के देशांतर का अंतर कितना हो गया? 80 डिग्री ईस्ट है माइनस 10 डिग्री ईस्ट, कितना हो गया? 70 डिग्री आपको अंतर आ गया। आपको मालूम है कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री फॉर द 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, तो 70 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 70 गुना 4 280 मिनट,
280 मिनट मतलब 4 घंटा 40 मिनट। 4 घंटा 4 घंटा 40 मिनट का अंतर हो गया। अब देखिए ये इस साइड है, हमें जाना कहां है, इस साइड जाना है, तो ये तो बाद में आएगा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो पहले ये आएगा फिर बाद में ये आएगा। तो यहां का समय क्या होगा, यहां का समय यहां के समय से कम होगा। और कितने देर कम होगा, तो 10 बज रहा है सवेरा यहां का, तो उससे आप लोग क्या कीजिए 4 घंटा 40 मिनट और कम कर दीजिए, तो कितना होगा यहां 5:20 AM हो रहा है। तो इस तरह करके हम दुनिया के किसी भी जगह के समय का निर्धारण हम कर सकते हैं देशांतर के आधार पर, क्योंकि समय के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, देशांतर रेखा। और ये जो ग्रीनविच समय है अर्थात प्रधान मध्याह्न रेखा का जो समय है वो उसे अंतर्राष्ट्रीय समय के रूप में लिया जाता है। आपको वायु क्षेत्र परिवहन में, वायु परिवहन में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा का। तो अब देखिए, तो जीएमटी ये जो क्या है समय की गणना के लिए किया गया। अब देखिए समय का जब हम गणना करते हैं तो उसके लिए हम 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। समय का निर्धारण, समय की गणना, इसके लिए हम 3 कंसेप्ट को लेते हैं। पहला कंसेप्ट क्या है, तो ग्रीनविच समय, ग्रीनविच समय, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान मध्याह्न, ठीक है, समय भी कहते हैं। यानी कि ग्रीनविच समय क्या है, प्राइम मेरिडियन, यानी कि 0 डिग्री पर, 0 डिग्री देशांतर पर जो समय हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रीनविच समय। और वो पूरे विश्व के लिए हम लोग एक समय लेते हैं। पूरे विश्व के घड़ी जो है अंतर्राष्ट्रीय समय, इसको हम लोग कभी कभी क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं, क्योंकि विश्व के सभी क्षेत्रों का जो मानक जगह माने पूरे विश्व में एक समय लिया जाए तो पूरे विश्व के स्थानों का समय का निर्धारण ग्रीनविच रेखा द्वारा किया जाता है। और ये कब लिया गया, 1884 में। कौन सा सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन, या हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय देशांतरीय सम्मेलन हुआ था। दूसरा जो समय होता है, समय की गणना हम कैसे करते हैं, स्थानीय समय, लोकल टाइम। और तीसरा मानक समय, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। ये ग्रीनविच टाइम हो गया, दूसरा स्थानीय समय लोकल टाइम हो गया, और तीसरा स्टैंडर्ड टाइम। अब देखिए दोनों में क्या क्या कैसे, ये तो आपको समझ में आया। ग्रीनविच समय क्या है कि 0 डिग्री देशांतर पर जो समय हो रहा है उसे ग्रीनविच समय कहा जाता है, और पूरे विश्व का समय का निर्धारण इसके आधार पर किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए, अंतर्राष्ट्रीय कार्यों के लिए। स्थानीय समय जो होता है वो किसी स्थान विशेष का समय होता है। और स्थान विशेष का समय कैसे लिया जाता है, किसी स्थान विशेष पर जब सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है तथा छाया सबसे कम होती है, उस समय को वहां का स्थानीय समय लिया जाता है। यानी कि इसका संबंध किससे है, मूवमेंट ऑफ सन से, अर्थात सन की गति से है। सन गति नहीं करता, हम गति करते हैं, लेकिन सन के, सूर्य के मार्ग के आधार पर।
अर्थात जब किसी स्थान विशेष पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है और लंबवत किरण के कारण उस स्थान विशेष पर किसी वस्तु की छाया सबसे छोटी होती है तो उस समय को वहां का क्या कहा जाता है? स्थानीय समय कहा जाता है। और उसी के आधार पर वो क्या करते हैं? अपना अन्य समय का निर्धारण करते हैं। उस समय वो 12 बजे मान लेते हैं कि 12 बज गया, उसके बाद वो अपना काम करते हैं। तो हर एक जगह का स्थानीय समय क्या होगा? अलग अलग होगा, है ना। जो 1 डिग्री पर है देशांतर पर, उसका स्थानीय समय अलग होगा, जो 2 डिग्री पे उसका स्थानीय समय अलग होगा। तो स्थानीय समय स्थान विशेष के लिए होता है और उसका निर्धारण छाया के आधार पर, शैडो के आधार पर किया जाता है। ठीक है। जब शैडो सबसे छोटा हो, दिन में जब मानव का या किसी भी अन्य वस्तु का शैडो अर्थात प्रतिछाया जो है वो सबसे कम पड़े, सबसे कम हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय। उसी को ही हम लोग स्थानीय समय के रूप में लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, मानक समय जो है ये किसी क्षेत्र विशेष के लिए लिया जाता है, किसी देश, किसी बड़े क्षेत्र के समय का निर्धारण करने के लिए, किसी देश या किसी बड़े क्षेत्र के समय का निर्धारण करने के लिए मानक समय को चुना जाता है और उसके लिए प्रत्येक देश कोई किसी विशिष्ट देशांतर का उपयोग करता है। मानक समय का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? मानक देशांतर के आधार पर किया जाता है। मानक देशांतर। स्थानीय समय का किसके द्वारा? छाया के द्वारा। जब, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो हम कि जब सूर्य की किरण का कोण, सूर्य की किरण का कोण न्यूनतम हो, जब न्यूनतम होगा तो क्या होगा? छाया सबसे छोटी होगी और उसी को वहां का क्या कर लिया जाता है? स्थानीय समय 12 बजे मान लिया जाता है। लेकिन मानक समय वह समय होता है जो बड़े क्षेत्र में लागू हो, जो समय, और जिसके लिए मानक देशांतर चुना जाता है। जैसे क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का क्या है? मानक देशांतर है। अर्थात यहां जो समय बजेगा, यहां जो समय होगा वो संपूर्ण भारत के घड़ी में वही समय होगा, संपूर्ण भारत के लिए वही समय लिया जाएगा। तो किसी क्षेत्र विशेष या किसी देश द्वारा समय का निर्धारण यदि किसी विशेष देशांतर के द्वारा किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानक समय कहते हैं। और जो देशांतर लिया जाता है उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन अर्थात मानक देशांतर कहते हैं। अब देखिए यहां ध्यान से, देखिए मानक देशांतर रेखा की मांग जो है सबसे पहले कनाडा के एक नागरिक थे सैनफोर्ड फ्लेमिंग। सैनफोर्ड फ्लेमिंग कहां के थे? कनाडा के। तो इन्होंने ही सर्वप्रथम किसकी मांग की? आंदोलन चलाया इसके लिए, 2 चीजों के लिए, एक तो मानक देशांतर के लिए और दूसरा प्रधान मध्याह्न रेखा के लिए सभी देशों में एक क्या बने? एक मत बने। इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और इनको सफलता भी मिली। 1883 में कनाडा तथा
उत्तरी अमेरिका, सॉरी यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विश्व के प्रथम दो देश थे जिन्होंने मानक देशांतर का उपयोग करना शुरू किया। ठीक है, अब आपको मालूम है कि 1884 में क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, अंतरराष्ट्रीय देशांतरी सम्मेलन हुआ, और उस सम्मेलन में जितने भी सहभागी देश थे उन देशों ने क्या किया, मानक देशांतर का उपयोग मानक समय के लिए करने हेतु सहमति दे दी। अब प्रश्न उठा कि कौन से देशांतर को मानक देशांतर लिया जाएगा देश द्वारा, किस देशांतर को लिया जाए, तो तीन बातों पर सहमति हुई। पहला, प्रत्येक देश उस देशांतर को मानक देशांतर के रूप में चुनेंगे जो देशांतर किसी देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हो, पहला कंडीशन। दूसरा, उस देशांतर का, वो देशांतर जिस क्षेत्र से जाती हो उस क्षेत्र का कोई, किसी स्थान विशेष पर का कोई धार्मिक ऐतिहासिक महत्व हो, सांस्कृतिक महत्व हो। और तीसरा, उन्हीं देशांतर को लिया जाएगा, उन्हीं देशांतर को मानक देशांतर के रूप में चुना जाएगा जो 7.5 डिग्री देशांतर का क्या हो, गुणांक हो, मल्टीपल हो। अर्थात मानक देशांतर, ठीक है, मानक देशांतर, ठीक है, और ग्रीनविच के बीच आधे घंटे से क्या है, आपको आधे घंटे का हर एक जो देशांतर के बीच जो है आपको यहां 7.5 डिग्री का क्या होना चाहिए, गुणांक होना चाहिए। ये याद रखिएगा आप लोग। ये कब हुआ, तो ये सम्मेलन में 1884 में जो सम्मेलन हुआ उसमें तीन निर्णय लिया गया। पहला निर्णय क्या था कि उसी देशांतर को मानक देशांतर के रूप में चुना जाएगा जो किसी देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती हो, जिस क्षेत्र से गुजरती हो, उस क्षेत्र जिस स्थान से गुजरती हो, किसी स्थान विशेष से तो गुजरेगी ही, तो उस स्थान विशेष का कोई क्या हो, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्व हो। और चौथा, तीसरा क्या लिया गया कि वह क्षेत्र क्या हो, 7.5 का क्या हो, गुणक हो। ठीक है, 7.5 का क्या हो, गुणक हो। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, यानी कि वो देशांतर 7.5 डिग्री से क्या हो, डिविजिबल हो, डिवाइड हो सके उसको। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, और मध्याह्न रेखाओं के बीच जो अंतर होगा जीएमटी और इसके बीच में, वो आधा डिग्री के, हाफ एन आवर के मल्टीपल, यानी कि आधा घंटा के गुणांक के रूप में होगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखनी है आपको। बस एक चीज याद रखिए कि 7.5 डिग्री से क्या होना चाहिए, वो देशांतर लगभग वो डिविजिबल हो, यानी कि उसको भाग दिया जा सके। ठीक है, और मानक समय तथा प्रधान मध्याह्न पर जो समय है, ठीक है, उसका गुणक कितना होना चाहिए, गुणांक आधा घंटा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखनी है आपको, किसके लिए, अंतरराष्ट्रीय, सॉरी स्टैंडर्ड मेरिडियन के लिए, अर्थात मानक मध्याह्न जो समय है उसके लिए। और दूसरा किसके लिए, जीएमटी मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब प्रधान मध्याह्न रेखा पर जो समय हो रहा है वहां के लिए।
ठीक है। और विश्व के जो मानक समय है, प्रत्येक देश को अपना मानक समय किसे कहते हैं, तो वह समय जो एक विस्तृत क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, किसी देश का एक समय। जैसे भारत में क्या है, 82.5 डिग्री कहां से गुजरती है, नैनी इलाहाबाद से, मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर से गुजरती है। क्योंकि याद रखिएगा एनसीईआरटी मिर्जापुर लिखता है तो उसको मिर्जापुर आप कहिएगा, ठीक है। अब ये जो है इसको हम लोगों ने क्या किया, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, अर्थात यहां जो समय बज रहा होता है उसी समय को हम लोग पूरे भारत के लिए लेते हैं। लेकिन हाल के समय में भारत में 2 मानक समय की मांग की जा रही है। अब ऐसा क्यों है तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये गुजरात का कोई गांव है। अब गुजरात मालूम है आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर है ये गांव कोई। और एक अरुणाचल प्रदेश का गांव है किबूथी मान लिया। ये जो गांव है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, पूर्वी देशांतर। अब बताइए दोनों के बीच अंतर कितना है, कितने देशांतर का, तो 97 डिग्री माइनस 68 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर मतलब 30 गुना 4 मतलब 120 मिनट का, अर्थात 2 घंटे का। लेकिन चूंकि हम लोगों ने 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना मानक देशांतर माना है, तो यहां जो समय बचता है वो यहां भी समय बचता है वही, और यहां भी वही बचता है। सभी जगह एक समान समय होता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए यहां सूरज तो पहले निकल जाता है। अब सोच लीजिए यहां भी 7 बजा है और यहां भी 7 बजा है, लेकिन यहां जो 7 बजा है, यहां जो 7 बजा है वो यहां जो 7, अब सोच लीजिए यहां 7 बजे सूरज कब निकल गया होगा, यहां बहुत पहले निकल गया होगा, लेकिन समय क्या हो रहा है, 7 बज रहा है। यहां अंधेरा होगा, यहां 6 बजे क्या है, 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे का फर्क है इन दोनों के बीच। 2 घंटा पहले यहां सूर्य निकल चुका है, लेकिन यहां अभी क्या है, रात ही है। लेकिन घड़ी में एक ही हो रहा है सब जगह। अब बताइए रात कहां पहले होगी, यहां पहले रात होगी। तो यहां क्या है, 7 बजे एकदम अंधेरा हो गया, लोग खाना पीना खा के क्या हो जाएगा, सो जाएंगे। यहां क्या हो गया, 7 बजे सूरज की अभी रोशनी रहती है, लेकिन सभी जगह 7 ही बज रहा है। तो हाल के वर्षों में 2 मानक समय की मांग की जा रही है, ताकि हम सूर्य के रोशनी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें। अब जैसे यहां सवेरे ऑफिस का समय कितने बजे है, 9 बजे, 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक। अब यहां 9 बजे तो क्या है, पूरा धूप निकल गया एकदम, बहुत सारा चीजें हो गई, फिर भी लोग 9 बजे ऑफिस जा रहा है। 5 बजे यहां क्या है, अंधेरा हो गया, लाइट क्या चली गई, सूरज डूब चुका है यहां इस एरिया में, लेकिन 5 बजे यहां क्या है, धूप खिली हुई है। अब यहां 5 बजे ऑफिस की लाइट जल जाती है 4 बजे के बाद, और यहां क्या होता है। तो अब देखिए यहां हम क्या कर सकते हैं, यहां हम लोगों के टाइम ड्यूरेशन को क्या कर सकते हैं, ऊर्जा बचाने के लिए हम 2 मानक समय ले लेंगे तो क्या होगा, यहां के लोग पहले ऑफिस चले जाएंगे और जल्दी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन चूंकि समय हमारा सभी जब अभी वर्तमान समय में एक ही देशांतर को लिए हैं और उसी के आधार पर हम लोग सभी जगह का समय निकालते हैं, तो उससे क्या होता है, कई सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन अभी
बहुत सारी कमिटी गठित हुई, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया। भारत में एक ही क्या है, आपको स्टैंडर्ड मेरिडियन है, प्रधान मध्याह्न रेखा है, सॉरी क्या है, मानक देशांतर रेखा। ठीक है, मानक देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा कौन सी है, आपको ग्रीनविच मीन टाइम वाली, जीएमटी 0 डिग्री वाली। ठीक है, और हमारा देशांतर कौन सा है, मानक देशांतर। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, क्योंकि 24 घंटा होता है। ठीक है, एक एक घंटा के आधार पर कितने, यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री पर एक टाइम जोन माना गया है। और भारत में कितने टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है, 82.5 डिग्री वाला। लेकिन विश्व में कई ऐसे देश हैं जिनमें कई कई टाइम जोन है। जैसे सबसे ज्यादा किसके पास है, फ्रांस के पास। याद रखिएगा कि जिस देश का भी पश्चिमी पूर्वी विस्तार ज्यादा है, पूर्वी पश्चिमी विस्तार ज्यादा है, वहां क्या है, एक से ज्यादा टाइम जोन है। वहां उस तरह लिया गया है, एक एक घंटा के अनुसार या जो भी जैसे भी लिया हो। संपूर्ण विश्व को, पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखिए यहां ध्यान से, सबसे ज्यादा किसके पास है, फ्रांस के पास है 12। देखिए फ्रांस का वैसे तो देशांतरी विस्तार बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके कई द्वीप हैं, तो उसको मिलाकर 12 टाइम जोन है। उसके बाद आपको रशिया में 9, रशिया को 9 टाइम क्षेत्रों में, टाइम जोन में बांटा गया है। कनाडा और यूएसए दोनों के पास कितने हैं, 5-5 टाइम जोन है। ठीक है, बहुत अधिक विस्तार है। भारत में देख रहे हैं 30 डिग्री का विस्तार है, वहां तो 100 डिग्री का विस्तार है। 100 डिग्री मतलब 400 मिनट का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो सब जगह क्या, कनाडा में 5 टाइम जोन है, अमेरिका में 5 टाइम जोन है। चाइना बड़ा होते हुए भी, चाइना का पूर्वी पश्चिमी विस्तार बड़ा होने के बावजूद भी चाइना ने एक ही टाइम जोन लिया है। और वो कारण क्या है, वहां की सरकार ने स्थानीय समय को लोगों को दे दिया कि अपना स्थानीय समय का उपयोग कीजिए, लेकिन विश्व पूरे देश के लिए क्या होगा, एक ही समय होगा। तो चाइना एक ऐसा देश है जिसका देशांतरी विस्तार बड़ा होने के बावजूद भी एक ही समय क्षेत्र लिया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं इसका अंतिम टॉपिक, वो है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब ये 0 डिग्री है, यहां से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहां से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहां पूर्वी देशांतर। यहां से यहां 12 घंटे का डिफरेंस हो गया, 180 माइनस 0, 180 और 180 गुना 4, 720 मिनट। तो 12 घंटे यहां से यहां, 12 घंटे यहां से यहां। ठीक है, अब देखिए, अगर हमने कहा कि यहां जो है 25 दिसंबर है और 6 बजे AM है, यहां सॉरी, यहां हम PM ले लेते हैं, और दिन कौन सा है, यहां मंडे है। ठीक है, यहां क्या होगा, 6 AM होगा, मंडे ही होगा, और तारीख कौन सा होगा, 25 दिसंबर। ठीक है, लेकिन यहां क्या बजेगा उस समय, 6 बजे AM हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, 12 घंटा हो गया यहां से। मंडे है तो यहां क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, और यहां क्या होगा, 26 दिसंबर हो जाएगा, इस देशांतर पर। अब देखिए, अब याद रखिएगा कि 180 डिग्री जो है वो दोनों एक ही है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे है। तो अगर हम देखिए पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहे हैं, इधर से पश्चिम है, ये पूरब की तरफ जा रहे हैं, इसको क्रॉस किया तो कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, ऐसे है ना, यहां पहुंच गए। तो अगर हम
वेस्ट से, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो हमें क्या होगा, एक दिन का लाभ होगा, क्योंकि यहां ट्यूसडे है तो यहां क्या हो गया, मंडे, तो एक दिन का क्या हो गया, लाभ हो गया, पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो। और अगर पश्चिम से पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे, अगर यहां से चले हम लोग तो यहां कौन सा था, मंडे था 25 तारीख, लेकिन चले तो कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। तो अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हमें एक दिन की हानि उठानी पड़ेगी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, याद रखिएगा, सिर्फ डेट चेंज होगा, घड़ी का समय चेंज नहीं होगा। ओनली डेट विल चेंज, नॉट द वॉच। ठीक है, कैलेंडर विल चेंज, व्हाट विल नॉट। सिर्फ कैलेंडर चेंज होगा, कैलेंडर चेंज होगा, क्या होगा, आपको डेट चेंज हो जाएगा, दिन बदल जाएगा, तारीख बदल जाएगी, लेकिन समय वही होगा, 6 PM 6 AM और 6 AM। 6 AM इधर भी है, 6 AM इधर भी है, लेकिन डेट बदल जाएगा। पश्चिम से पूरब की तरफ एक दिन हमको गेन करेंगे हम, 6 AM से यहां क्या पहुंच गया, 6 AM मंडे, यहां ट्यूसडे था। और अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ आएंगे तो हम लोग यहां मंडे को थे और सिर्फ क्रॉस कर गए तो किसमें हो गया, ट्यूसडे पहुंच गया वहां। ठीक है, अब ये भी चीज याद रखिएगा आप लोग, 180 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि इसको 3 जगह मोड़ा गया है। ठीक है, कहां कहां मोड़ा गया है, तो याद रखिएगा एक चीज, ये आपको यूरोप का एरिया है, एशिया का एरिया है ये। ठीक है, इधर ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये रशिया का पार्ट है जिसको कहा था साइबेरिया, साइबेरिया, और ये अलास्का, अलास्का का हिस्सा है जो आपको उत्तरी अमेरिका में है और यूएसए का पार्ट है। ये 180 डिग्री है, इसको हम लोगों ने बेरिंग सी, इसको हम लोगों ने क्या किया है, 75 डिग्री पर इसको मोड़ दिया है, पहला मोड़। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास इसे पूरब की तरफ मोड़ दिया गया है। क्यों मोड़ दिया गया है, ताकि साइबेरिया को विभाजित होने से बचाया जा सके, क्योंकि अगर साइबेरिया से अगर सीधे चली आती तो क्या होता, साइबेरिया की इस जगह अलग डेट होता, इस जगह अलग डेट होता। ठीक है ना, क्योंकि जैसे हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, डेट बदल जाएगा। तो साइबेरिया को विभाजित होने से बचाने के लिए, और अलास्का और साइबेरिया दोनों को क्या करने के लिए, अलग करने के लिए। उसके बाद ये बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर, बेरिंग सागर में अमेरिका के बहुत सारे द्वीप हैं जिसको अल्यूसियन द्वीप कहा जाता है। ठीक है, अल्यूसियन द्वीप, इन द्वीपों को एक साथ रखने के लिए, इन द्वीपों को क्या करने के लिए, अलास्का के साथ रखने के लिए पुनः बेरिंग सी में इसे मोड़ा गया है, किस तरफ, पश्चिम की तरफ। फिर सीधा लाया गया है और दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसे पुनः पूरब की तरफ मोड़ दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, तो फिजी, टोंगा तथा न्यूजीलैंड, इन सबों को एक साथ रखने के लिए, विभाजित होने से बचाने के लिए। तो ये 3 ऐसे जगह हैं जहां इंटरनेशनल डेट लाइन को क्या किया गया है, मोड़ा गया है। तो ये हम लोग का क्या रहा, पहला क्लास खत्म होता है। दूसरी वीडियो आज हो गई हमारी, इसमें हम लोगों ने इन सबों का हम लोगों ने क्या किया, इंट्रोडक्शन था एक तरह से, जिसका हम लोग उपयोग क्या करेंगे, बार बार करेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का,
तो इन सबों को आपको क्या रखना है। यहाँ से कोई मुख्य परीक्षा का प्रश्न नहीं बनता, लेकिन हम जब पढ़ेंगे या तो जलमंडल पढ़ें या वायुमंडल पढ़ें तो इनका उपयोग हम लोग बार बार करेंगे। ओके, थैंक यू।